दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 18 है और ये है हिंदी की। तो बात करेंगे इस हिंदी की 18 नंबर सीरीज में एमसीक्यू टाइप टोटल 15 क्वेश्चन है और ये 15 क्वेश्चन है रीट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। पिछले रीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में यूपीपीसीएल, रीट टेट, जेएमआरसी, रीट एचएसएससी, पटवारी पुलिस, हाई कोर्ट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला ये वीडियो है। तो मोस्टली रीट एग्जाम बेस्ड ये 15 क्वेश्चन है और रीट की तैयारी करने के लिए एसएसटी जो जीके के नाम से क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, आप देख सकते हैं एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट में। तो आपको ज़रूर रीट की तैयारी करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की और साथ में इनके शिक्षण विधियाँ और पिछले ओल्ड सोल्वर्ड पेपर जरूर देखें आप। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे इन टोटल 15 क्वेश्चन की। दोस्तों अभी तक आपने एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और रीड से संबंधित आप हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी के और साथ में ओल्ड सोल्वर्ड पेपर देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो दो पहाड़ों के बीच का जो खाली जगह होता है उनको कहा जाता है और यहाँ पे हमारा आंसर है घाटी। दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता या खाली जगह होती है उसे घाटी कहा जाता है। और बात करेंगे उपत्यका। उपत्यका पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि होती है और इसी के साथ में हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है अधितयका। अगर बात करें अधितयका की तो ये होता है पहाड़ी या पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ऊपर की जो समतल भूमि होती है वो अधितयका होती है और नीचे की जो तलहटी की भूमि होती है वो उपत्यका होती है। और दो स्थान के बीच, जो दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है वो घाटी कहलाता है। तो चलते हैं, अगर आप रीट की तैयारी कर रही हैं तो रीट से संबंधित इंग्लिश, हिंदी और जीके के जो एसएसटी, इन सभी के आप देख सकते हैं हमारे चैनल एमजीवी स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं और रीट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में खुशियां मनाना किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुहावरे की अर्थ की, खुशियां मनाना, और हमारा आंसर है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ है खुशियां मनाना। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि क्रिया, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नौकर चिट्ठी लाया। ये हमारा आंसर है सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म है और कर्म जो, तो इसलिए सकर्म क्रिया। कर्म के आधार पे क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्म होता है वो सकर्म होती है, सकर्मक होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। और पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ये होती है जिसमें दो क्रियाएं एक साथ होती है। और जैसे वह पढ़कर सो गया, तो इसमें पहले पढ़ना और उसके बाद में सोना, दो क्रिया एक साथ में हुई है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम किसी से कार्य करवाते हैं, जैसे राम ने सीता से चाय बनवाई, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और रीट नाम से सर्च करके आप देख सकते हैं अनेक वीडियो। क्वेश्चन 4 में निम्न में से मिश्र वाक्य है। तो बात कर रहे हैं मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये मिश्रित वाक्य। ये वाक्य होते हैं रचना के आधार पे।
अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पे वाक्य 3 होते हैं। सरल, जिसको साधारण कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिसको मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य यहाँ पे हमारा आंसर है मैंने सुना है कि गीता पास हो गई। तो अगर साधारण, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं, तो वो तो होता है साधारण सरल वाक्य। और इसमें जैसे दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं और से जुड़े होते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, ये स्वतंत्र वाक्य है और ये और से जुड़ा होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में जिस प्रकार से है कि, तो मैंने सुना है कि गीता पास हो गई। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आपने पढ़ा हाथी का पर्यायवाची और आप ये समझोगे कि हाथी है, तो इसमें आपके सामने ये कुंजर, गज इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में भी जरूर पढ़ना है क्वेश्चन को। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है खग। खग है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ये पक्षी का है। और इसमें खग का जो और पर्यायवाची है वो जैसे पक्षी है, विहंग है, और पखेरु, जो पखेरु, ये सारे जो खग के, पक्षी के पर्यायवाची बनते हैं। हस्ती ये हाथी का पर्यायवाची है। और यहाँ पे जो दे रखा है कुंजर और गज, ये भी हाथी का पर्यायवाची है। तो जरूर आप क्वेश्चन को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। क्वेश्चन 6 से निम्न में से जंगम का विलोम कौन सा है? तो देखिए बात आपसे विलोम शब्द की हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विलोम क्या है। तो यहाँ पे जंगम शब्द का जो विलोम शब्द है वो है स्थावर। जंगम का विलोम हो गया स्थावर। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आइए बात कर लेते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम होगी, ध्यान रखना। और इसी के साथ में होता है देशज, विदेशी, और तद्भव। तो तद्भव शब्द वे होते हैं जो हिंदी में आते आते अपना अर्थ बदल देते हैं थोड़ा सा अर्थ में, जो कि शब्दों के परिवर्तन हो जाता है। और देशज वो शब्द होते हैं जो स्थानीय देसी भाषा के आधार पे, और विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा, जैसे फारसी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं से, जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है। तो पहले तो हम तत्सम की बात करेंगे। दुग्ध, दुग्ध शब्द है ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव हो जाता है वो होता है दूध। तद्भव हो जाता है दूध। और यहाँ पे ऊंट, ऊंट का तत्सम शब्द होता है उष्ट, ये हो जाता है उष्ट। और काठ, काठ का जो तत्सम शब्द ये काष्ट हो जाता है, काष्ट। और काम का कार्य हो जाता है, ये तत्सम शब्द है जो मैंने लिखे हैं। और आपको दे रखे ऊंट, ये तद्भव है, काठ भी तद्भव है, काम भी तद्भव है, लेकिन इनके ये तत्सम बनते हैं। और आपको जो दुग्ध शब्द दिए गए ये एक तत्सम शब्द है, और तत्सम दुग्ध का जो तद्भव दूध हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपको लास्ट तक जरूर देखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है वही आपको डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति और किसी स्थान का जो नाम विशेष होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दे रखे हैं ये औस्त है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि औस्त कोई भी हो सकता है। रामायण, ये जयपुर और गंगा, ये जो तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन 9, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे कहलाते हैं। तो जरूर आप इनको भी देखिए कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार यदि इनका प्रयोग किन्हीं आधार पे कर लिया जाए, किनके साथ में कर लिया जाए, जैसे संज्ञा है, जो है वचन है, लिंग है और काल, और इनके आधार पे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं अविकारी, यानी इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे ये काल, लिंग, वचन आदि से परिवर्तन नहीं होते हैं। और जो परिवर्तन हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें इन प्रकार से परिवर्तन आ जाते हैं वो तो विकारी होते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अविकारी कहलाते हैं। और आप अधिक वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। आपसे रिलेटेड आपके हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में चौधरानी एवं देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? तो अब हम बात कर रहे हैं, ये दो शब्द आपको दे रखे, एक तो चौधरानी एवं देवरानी, इन दोनों में जो आपको प्रत्यय पूछा है और यहाँ पे हमारा प्रत्यय है आनी। चौधरानी तो आनी प्रत्यय और देवर प्लस आनी देवरानी। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 की अगर बात की जाए तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो आपको अलग करना है, वो ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन जो आदित्य। आदित्य में जो उपसर्ग नहीं है, आदित्य में उपसर्ग नहीं है। और यहाँ पे जो हमारे पास आगे दिया है जैसे कि आघात, तो यहाँ पे आघात, और इसमें जो दिया गया है अमूल ए, और इसमें दिया गया है आकार, इसमें दिया गया है आकार। तो आ उपसर्ग का अर्थ अगर बात करें तो तक से लेकर के पर्यंतन तक होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 की अगर बात की जाए, निम्न में से कौन से वाक्य में संप्रदान कारक है? आपसे संप्रदान कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं संप्रदान कारक, इसमें होता है के लिए, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास संप्रदान के लिए जो दिया है वो दिया है के लिए, या इसको कह सकते हैं को, या कह सकते हैं वास्ते। जैसे वास्ते की हम यहाँ पे बात करेंगे किसी के जो निमित्त। और अगर बात करें हम सभी कारक की, तो जैसे कर्ता, ये इसके चिन्ह है, कर्ता के जो चिन्ह है वो ने, कर्म को, करण से, इसमें या तो किसी की सहायता के द्वारा या माध्यम, तो से या के द्वारा होता है करण। और आगे जो संप्रदान, संप्रदान की हमने भी जो बात की है, एक तो के लिए या को या वास्ते। और अपादान से अलग, यानी अपादान से अलग, किसी से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण, अधिकरण में या पर। और संबोधन में हे, ओ, अरे। तो यहाँ पे हमारे पास से जो आंसर है वो गरीबों के निमित्त भोजन दान करो, या हम इसका अगर अर्थ करें तो गरीबों के लिए भोजन दान करो। और इसी में चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार, तो यहाँ पे हमारा आंसर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे अगर इसका समास विग्रह करे तो ये बनता है परिवार के साथ। सपरिवार बोले तो परिवार के साथ, अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान होता है और प्रथम कोई अवयव या उपसर्ग होता है। जैसे यहाँ पे स उपसर्ग दे रखा है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14।
क्वेश्चन 14 में नाविक शब्द में कौन सी संधि है? तो इस संधि से पहले हम बात कर लेते हैं कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी जो जीके के नाम से वीडियो अपलोड किए गए हैं और टोटल रीट से संबंधित है जीके वाले, तो ज़रूर आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, या एमजीवी स्टडी पॉइंट पे आप रीट के नाम से सर्च कर सकते हैं तो आपको वीडियो मिलेंगे। साथ में अन्य एग्जाम के भी नाम लिखे हुए हैं उन वीडियो के साथ जो उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाविक शब्द में कौन सी संधि है? तो नाविक शब्द में संधि है और ये है अयादी संधि। अब हम बात कर लेते हैं अयादी संधि में ए आई, जैसे कि बात करते हैं कि ए और आई और इनके बाद में जैसे कोई असमान स्वर आए तो इसका बन जाता है आई और इसका बन जाता है आई। ये जब इनके आगे कोई भी असमान स्वर आए। दूसरा फिर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ओ या औ, इनके बाद में कोई असमान स्वर आ जाए तो इसका बन जाता है औ और इसका बन जाता है आव। और इसी से ये आगे का जो असमान स्वर आकर के ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये जो नाविक शब्द है इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनता है 9 + 1, 9 + 1 और 9 + 1 बनता है तो यहाँ पर हमारा ये बन जाता है नाविक। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया औ और औ के बाद में यहाँ पे आ गई ई कोई असमान स्वर है तो जब ओ औ के बाद में आ जाता है तो ये बन जाएगा आवक, ये और ये बन गया नाविक। और चलते हैं बात कर लेते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संयुक्त क्रिया का उदाहरण और यहाँ पे जो कौन सा वाक्य है वो यहाँ पे कौन के साथ में से है, कौन सा वाक्य है। और यहाँ पे हमारा आंसर तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और संयुक्त क्रिया का जो दूसरा नाम है वो है द्वित्व। द्वित्व जब एक ही क्रिया, संयुक्त या द्वित्व क्रिया जब एक ही क्रिया अथवा कार्य के भाव को व्यक्त करने के लिए दो क्रियाओं का उल्लेख है तब उसे द्वित्व या संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे चलना फिरना, उछलते कूदते, मारना पीटना, भागना दौड़ना, ये यहाँ पे द्वित्व क्रिया कहलाती है। और यहाँ पे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।